हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की सिविक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे टॉपिक हैं कि बर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली, उसकी विशेषता और दोष, सोवियत संघ की विशेषता और उसकी कमियां, और सोवियत संघ विघटन के कारण और उसके परिणाम, थोक थेरेपी परिणाम, और संघर्ष व तनाव के क्षेत्र, और पूर्व साम्यवादी देश और भारत। हमारे इसमें पहला टॉपिक है बर्लिन की दीवार। तो पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक था बर्लिन की दीवार, जो यह यूएसएसआर, सोवियत संघ और यूएसए मतलब कि अमेरिका के बीच में थी। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो ये जो दीवार है ये यूरोप के महाद्वीप में बनाई गई थी। जर्मनी का एक देश है, उसकी राजधानी बर्लिन में स्थित थी। ये 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ी किया गया था। जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, दो खेमों में बट गई थी पूरी दुनिया, तो वो इसकी बीच में जो लाइन थी वो यही थी। ये दीवार खड़ी की गई थी। तो 28 साल तक ये दीवार खड़ी रही ऐसे ही। और ये दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। और इसे 9 नवंबर 1989 में गिराया गया था। अब हम देखते हैं कि जो यूएसएसआर है, मतलब कि उसका पूरा नाम क्या है। तो उसका नाम है समाजवादी सोवियत गणराज्य। अब हमारा टॉपिक है सोवियत प्रणाली। तो जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, तो इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया था। मतलब कि जो अमेरिका की है विचारधारा, उसका विरोध किया गया था। तो समाजवाद को अपनाने की बात की गई थी। यही सोवियत प्रणाली है। जो समाजवाद है उसमें क्या था कि जो हमारी सरकार है उसका ही मतलब सब कुछ चलेगा, जनता की कुछ नहीं चलेगी। और जो सरकार है वो जनता के द्वारा नहीं बनाई जाएगी, मतलब वो सरकार ही बनाएगी अपने आप ही। अब सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया था। दूसरी दुनिया के देश सोवियत संघ में शामिल पूर्व यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ की विशेषता। तो खनिज संसाधन उपलब्ध थे, जैसे कि खनिज, लोहा, तेल। संचार उपलब्ध थे, जैसे कि रेडियो। दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियाँ भी थी। यहाँ अपना सामान खुद बनता था, जैसे कि पिन से लेकर गाड़ी तक सारा सामान सोवियत संघ खुद बनाता था। अमेरिका से अच्छी चीज़ें नहीं बना पाता था क्योंकि अमेरिका ज़्यादा डेवलप हो चुका था, इसलिए गाड़ी नहीं थी सोवियत संघ में। और अपनी जनता के लिए रोटी, कपड़ा सब उपलब्ध कर रखा था, जैसे कि अस्पताल, शिक्षा आदि। और जो सोवियत संघ की सरकार है वहाँ पर सरकार का ही शासन था। जमीन और कोई भी चीज़ पर सरकार का नियंत्रण था, बाकी किसी का भी निजी कुछ भी नहीं था। अब ये जो सोवियत संघ की कमियां थी, तो वो क्या थी कि यह प्रणाली सत्तावादी हो गई, मतलब कि अपनी अपनी चलाने लगी, जनता की कोई भी सुनता नहीं था। और लोगों का जीवन है वो भी कठिन हो गया था। यहाँ अपनी बात बोलने की आज़ादी नहीं रही। एक दल का शासन था जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी वो भी। सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना हुआ था। संसाधनों का ज़्यादा उपयोग हथियारों में था, मतलब कि हथियारों में यूज़ करते थे ज़्यादातर संसाधन, और जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा था। 1979 में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया था सोवियत संघ ने, तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी। इस प्रकार जो सोवियत संघ है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ के जो विघटन है उसके क्या क्या कारण थे। तो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी के कारण, मतलब कि जो उसकी सरकार है वो कमज़ोर हो चुकी थी, मतलब कि पैसों से भी और वैसे भी, तो इसलिए वो कमज़ोर हो गई थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बुरा शासन कर रही थी, अच्छे से शासन नहीं कर रही थी। लोगों को गलत जानकारी दी गई थी कि जो सोवियत संघ है वो विकास कर रहा है, बल्कि वो कमज़ोर हो रहा था। और जो संसाधन है उसका भी दुरुपयोग कर रहा था सोवियत संघ। और जो गोर्बाचेव है उसने सुधार की नीति अपनाई थी, मतलब कि उसने सुधार करने की कोशिश की थी, पर वो भी नहीं कर पाया सुधार। कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं उनको विशेषाधिकार दे रखे थे। देखते हैं कि जो सोवियत संघ है उसके विघटन के परिणाम क्या हुआ, विघटन के बाद क्या क्या हुआ। तो जो शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया, क्योंकि आपको तो पता ही शीत युद्ध क्या था, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ाई हो रही थी, जो मैंने आपके पहले चैप्टर में पढ़ाया, तो वो समाप्त हो गया। और जो दूसरी दुनिया थी वो भी खत्म हो गई, हथियारों की होड़ रुक गई, जो हथियार बन रहे थे लगातार। और जो विचारधारा है उसकी लड़ाई भी खत्म हो गई। और जो अमेरिका है वो एकमात्र महाशक्ति बन गया, जो अभी भी है। और नए देशों का जन्म हुआ,
और जो शॉक थेरेपी है उसको अपनाया गया। अब हम ये देखते हैं कि जो शॉक थेरेपी है वो क्या है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो पूर्वी सोवियत संघ के जो बड़े देश हैं अब वो समाजवाद व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाने की सोचने लगे। जैसे कि अमेरिका पूंजीवाद को अपनाकर अपने आप को आर्थिक और राजनीति दोनों पे मजबूत बना हुआ है, मतलब कि बहुत शक्तिशाली है वो दोनों से ही, तो ऐसा हम भी करेंगे। तो जो रूस का जो मध्य एशिया के जो गणराज्य हैं और पूर्वी यूरोप के देश में पूंजीवाद के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, इसे ही थोक थेरेपी कहा गया। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को ही थोक थेरेपी कहा गया। इसमें क्या था, इसमें आघात पहुंचाकर उपचार करना था। और अब हम देखते हैं कि जो थोक थेरेपी है उसको अपनाकर जो पूर्वी सोवियत संघ के जो देश हैं उनमें क्या क्या बदलाव हुआ था। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जो अमेरिका की थी, जो निजी स्वामित्व को अपनाया गया, मतलब कि जो किसी की जो भी संपत्ति है उसमें उसको खुद का अधिकार होगा, सरकार का कोई मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार। और मुक्त व्यापार अपनाया गया, मतलब कि बिना टैक्स के व्यापार होगा। और जो सामूहिक फार्म की निजी फार्म में बदला गया, जैसे कि एक समूह है, बहुत सारे लोग मिलकर एक फॉर्म खोलते हैं तो उसको भी निजी कर दिया गया। और ऐसा माना जाने लगा कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार से विकास होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा व्यापार या कंपनियां चलेंगी तो उससे ज़्यादा विकास होगा, ऐसा माना जाने लगा। आपस में व्यापार ना करके जो पश्चिमी देश हैं उनसे व्यापार किया जाने लगा। थोक थेरेपी के परिणाम, तो इसके क्या क्या परिणाम हुए। थोक थेरेपी के पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। और जो रूसी मुद्रा रूबल है उसमें भी गिरावट आ गई, महंगाई बढ़ गई। जो लोग पैसा बचा रहे थे वो उन्होंने भी अपना पैसा खर्च हो गया सारा। और जो खाद्यान्न है उसका आयात करना पड़ा, मतलब कि खाने की चीज़ों को भी खरीदना पड़ा बाहर से। और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होने लगे और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होने लगे। अब हम देखते हैं कि संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। तो पूर्वी जो सोवियत संघ है उसके अधिकांश जो गणराज्य हैं वो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में जो बाहरी ताकत है वे दखलंदाजी भी बढ़ी है। और रूस के दो गणराज्य जैसे कि चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, मतलब कि अपने देश में नहीं रहने के आंदोलन चले। और अब है पूर्व साम्यवादी देश और भारत है। इसमें क्या आता है, इसमें पूर्व साम्यवादी जो देश है उसके साथ भारत के संबंध अच्छे और रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है और रूस से तेल का आयात करता है, मतलब। और जो परमाणुक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में भी मदद करते हैं कि भारत और सोवियत संघ। तो शीत युद्ध के समय जब भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की थी तो आलोचक, मतलब कि जो उसकी आलोचना करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो सोवियत समूह में शामिल है, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको तीसरा चैप्टर जल्द से जल्द चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।